हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पे। और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास। जो संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि में हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा था। इसके बाद में कौन सा पढ़ा था हमने? 1783 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। इसी कड़ी में हमने अगला एक्ट पढ़ा था 1833 का। कौन सा? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। अब मैं आगे नहीं लिखूंगा तो आप देख लेना। तो इसके बाद में आपने देखा था 1853 का 1853 का चार्टर्ड एक्ट। तो सबसे पहले जो एक्ट आता है 1753, तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके माध्यम से ब्रिटिश लोग भारत में व्यापार करने आए थे। और ये भारत में व्यापार करने क्यों आए थे? क्योंकि इनको मसालों की सख्त ज़रूरत थी। और इनको मसाले क्यों चाहिए थे? क्योंकि भारत के इनको मसाले इसलिए चाहिए थे क्योंकि मसाले मांस को प्रिजर्व कर सकते थे, मतलब मांस को संरक्षित रख सकते हैं, इसीलिए इनको मसालों की सख्त ज़रूरत थी। और ये मसाले क्या करते थे? भारत में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का हिस्सा, ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा है इसमें मसाले खूब होते थे, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह जो राज्य पड़ते हैं, यहाँ पे मसाले बहुतायत में होते थे। तो इनमें से कुछ एक मांस को संरक्षित रखने वाले मसाले थे, जिनमें उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे काली मिर्च। तो काली मिर्च से मसालों में क्या है, जो मीट में फंगस नहीं लगता, तो इसलिए वो भारत में से व्यापार करते थे, क्योंकि भारत मसालों का एक बहुत ही बड़ा उत्पादक देश था। और अंग्रेज़ों ने भारत की समृद्धि के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। और हर ब्रिटिश यूरोपियन कंपनी भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी। तो इसी संबंध में सबसे पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर बनाई थी। और महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। तो जो ब्रिटिश व्यापारियों का मंडल था, उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई। और ब्रिटिश जो महारानी थी उस समय की, एलिजाबेथ, उनसे एक चार्टर लिया, जो कि 15 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए था? ये 15 वर्षों के लिए चार्टर लिया था। तो इसके माध्यम से उन्हें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला था। और इसी में जो सर जेम्स जो इस समय के तत्कालीन सम्राट सर जेम्स प्रथम, कौन थे? सर जेम्स कब थे? 1609 में जेम्स प्रथम ने, जो जेम्स प्रथम थे अपने, ये उस समय के सम्राट थे इंग्लैंड के। इन्होंने जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था, जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो फिर ये भारत में आए। तो इसी के साथ इन्होंने देखा कि भारत में क्या है, व्यवस्था की कमी है। किस चीज़ की कमी है? भारत में व्यवस्था की कमी है। तो इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया? भारत के कुछ हिस्सों को कब्जा कर लिया। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले 1757 का प्लासी का युद्ध किया इन्होंने। तो महारानी एलिजाबेथ से कंपनी के अधिकारी चार्टर लेके भारत आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे
व्यापार करने लगे। तो इसी दौरान इन्होंने भारतीय व्यवस्था का लाभ उठाते हुए यहाँ पे कुछ एक स्थानों पे कब्जा कर लिया। सबसे पहले इन्होंने बंगाल में कब्जा किया, जो सिराजुद्दौला को हराकर। इसके बाद में जो मीर कासिम था उसको हराकर इन्होंने बंगाल पे अधिकार कर लिया, और इस तरह से इनका शासन शुरू होता है। तो इन्हें अपने शासन के लिए कुछ नियम कायदों की जरूरत थी। तो उसी संबंध में अपना पहला एक्ट आता है 1770 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में 1783 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट और 1853 का एक्ट। इसके बाद में कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाता है और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंडर में चला जाता है। तो इसके बाद में जो एक्ट आते हैं, जो जहाँ पे सीधा ताज का शासन होता है, किसका? ताज का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन बोलते हैं जिसे हम। डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में चला जाता है भारत का शासन। तो इसी कड़ी में एक्ट आते हैं 1858 का एक्ट। इसके बाद में आता है अपना 1861 का एक्ट, 1861 का एक्ट। और इसी कड़ी में अगला एक्ट आता है 1892 का, और उसके बाद में आता है 1909 का एक्ट, जिसे हम इन सभी को भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में अगला इसी कड़ी में आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। और इस कड़ी का लास्ट एक्ट था, वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि कुछ एक्ट आते हैं जो ताज के शासन में। और इसी कड़ी में हम देखते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये कुछ एक्ट थे जो ब्रिटिश शासन के, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सीधे डायरेक्ट अंडर से आए थे। तो भारत में क्या है, लंबे समय से संविधान सभा की मांग उठ रही थी। ये सब मैंने पहले आपको लिखा दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या होता है, भारत में लंबे समय से भारत में एक संविधान सभा की मांग उठ रही थी, और भारत को स्वतंत्र किए जाने की मांग उठ रही थी लगातार। तो हम देखते हैं कि भारत को एक संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, और कब से ये मांग हुई, कब से स्टार्ट हुआ कि भारतीयों को एक संविधान की लगातार मांग कर रहे थे। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो संविधान सॉरी यार, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसके लिए पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी सकते हो। तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता लगातार संविधान सभा की और संविधान की मांग कर रही थी। तो इसी कड़ी में कब से कर रही थी और किस तरह से भारतीय संविधान बनने की दिशा में हम यहाँ तक पहुँचे, इस कड़ी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पहुँचे, और उसके बाद में हम कैबिनेट मिशन तक पहुँचे। तो इसमें हम देखते हैं कि जब सबसे पहले व्यक्तिगत मांग संविधान सभा की, और संविधान की मांग सबसे पहले की थी तिलक महोदय ने। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो संविधान क्या होता है। ये जिस संविधान की मांग हो रही थी, ये क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नियम क्या होते हैं, लॉ या फिर नियम, रूल्स भी कह सकते हैं हम इन्हें। तो नियम और ये लॉ है ना, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होता है जरूरी, वहाँ पे कुछ नियम कायदे होने चाहिए। उन्हें को हम क्या बोलते हैं, वहाँ का संविधान। जो लॉज होते हैं जो लॉ और नियम होते हैं, रूल्स, तो कुछ एक देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून की जरूरत होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संविधान। उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। तो भारत के संविधान की मांग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में छिपी हुई थी। तो आज राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे जैसे भारतीय लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास होता गया, धीरे धीरे भारत में संविधान सभा की और संविधान की मांग जोर पकड़ने लगी कि भारतीयों का संविधान किसके लिए होना चाहिए, भारतीयों के लिए, और ये भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी मांग की सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी, 1895 में इन्होंने, किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक गर्म दल के नेता थे। किसके थे, गर्म दल के नेता।
गरम दल के नेता। बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे, सबसे पहले इन्होंने ही अपनी मांग प्रस्तुत की थी, किसके माध्यम से? स्वराज बिल के माध्यम से। स्वराज बिल के माध्यम से इन्होंने संविधान की मांग प्रस्तुत की। स्वराज बिल, सॉरी, या विधेयक, इसे हम स्वराज बिल या विधेयक कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल या स्वराज विधेयक के माध्यम से क्या बोलते हैं, अपने संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। तो ये किसके माध्यम से की? ये की इन्होंने स्वराज पत्रिका के माध्यम से। स्वराज पत्रिका, स्वराज पत्रिका में इन्होंने मांग प्रस्तुत की और इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि भारत के संविधान का निर्माण करे। इसके बाद में आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो 1922 का समय आ जाता है। तो इस यहाँ पे जो गांधी जी थे, किसे बोलते हैं? अमन गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। कौन थे? राष्ट्रपिता भी नाम इन्हें कहते हैं, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके द्वारा 1922 में मांग प्रस्तुत की गई, किसमें? अपनी पत्रिका यंग इंडिया में। जो मैगजीन आती थी इनकी, यंग इंडिया, यंग इंडिया, इसमें इन्होंने मांग प्रस्तुत की, किसकी? संविधान की। इस पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने मांग प्रस्तुत की और कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। हाँ, एक जरूर है कि एक अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आएगा, लेकिन ये भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए और ये भारतीयों के द्वारा ही होगा। इसी कड़ी में अब आगे देखते हैं। 1924 में क्या था? 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांग प्रस्तुत की और इसके बाद में इन्होंने क्या किया? 1928 का समय आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया? एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट। तो ये किसने प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और ये क्यों की? इसके पीछे एक कारण था। जो उस समय के तत्कालीन भारत सचिव थे, लॉर्ड बर्कनहेड। कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। ये उस समय के तत्कालीन भारत सचिव थे। तो इन्होंने 1925 में सभी भारतीय दलों को, किसको? सभी दलों को इन्होंने चुनौती दी। क्या किया? इन्होंने चुनौती दी कि अगर भारतीय इतनी राजनीतिक चेतना रखते हैं तो ये अपने सभी संप्रदायों का और सभी दलों को मिलाकर एक सभी के समन्वय से एक ड्राफ्ट तैयार करें, प्रारूप तैयार करें। उसे क्या करें? किसे क्या बोलते हैं? प्रारूप। एक प्रारूप तैयार करें। तो अगर भारतीय ऐसा करने में समर्थ होते हैं या ऐसा करने में सफल होते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और भारत का संविधान भारतीयों के लिए होगा। तो जब 1928 में मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की तो उसी में क्या किया इन्होंने? तो एक प्रारूप तैयार करके बताया कि भारतीय भी ऐसा करने में सक्षम है। तो इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
या आप कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इन्होंने बोल दिया कि ये समय से बहुत आगे है ये विधेयक, तो हम इसे लागू नहीं कर सकते। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। 1934 का समय आ जाता है। अब क्या आ जाता है? 1934 का समय। तब पहली बार कांग्रेस ने विधिवत रूप से एक विधेयक के माध्यम से, किसने? कांग्रेस ने तो 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की विधिवत रूप से। संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और हम उसके माध्यम से अपने संविधान का निर्माण करेंगे। इसके बाद में जो एम.एन. रॉय थे, कौन? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहली ऑफिशियल मांग प्रस्तुत की। क्या की? व्यक्तिगत रूप से पहली ऑफिशियल मांग की। जो औपचारिक मांग थी, क्या हम जिसे हम कह सकते हैं क्या? औपचारिक मांग। संविधान की औपचारिक मांग, इन्होंने संविधान सभा की औपचारिक मांग प्रस्तुत की। और इसके अलावा जो क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक की जो मांग थी, ये बाल गंगाधर तिलक की, इनकी मांग, पहली मांग है अनऑफिशियल थी। तो पहली मांग तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन ये अनऑफिशियल थी। ये किसी लिखित दस्तावेज में प्रस्तुत नहीं की। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिखित दस्तावेज के रूप में अनुरोध नहीं किया गया, प्रस्तुत नहीं की गई। तो पहली अनऑफिशियल मांग थी बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक की जो मांग थी वो क्या थी? अनऑफिशियल, हम कह सकते हैं अनौपचारिक मांग थी। इनकी मांग अनौपचारिक थी। इन्होंने ऑफिशियल रूप से कोई मांग नहीं की थी। तो ये तो पहली मांग थी बाल गंगाधर तिलक की। और एम.एन. रॉय की जो व्यक्तिगत रूप से पहली मांग थी, क्या थी? व्यक्तिगत रूप से, या जो औपचारिक मांग थी, ऑफिशियल मांग थी, क्या थी? तो इसके बाद में आ जाता है 1938 का समय। कब? 1938 का समय आ जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने वयस्क मताधिकार, क्या? वयस्क मताधिकार, उन्नीस सौ 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग की कि भारतीयों का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए और भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। तो ये मांग इन्होंने की। इसके बाद में समय आ जाता है, तो इसके बाद इन मांगों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन इसी संबंध में आ जाता है, जब समय आ जाता है 8 अगस्त 1940 का। तो सभी आप तक देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद में समय आ जाता है 8 अगस्त 1940 का। कब का? 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 का समय आ जाता है। तो इस समय पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो उस समय के तत्कालीन भारत वायसराय थे, उनके माध्यम से लॉर्ड लिनलिथगो ने सॉरी, जो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी और वो भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा ही चुनी हुई होगी। उसी के माध्यम से भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो 8 अगस्त 1940 में भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मान्यता मिली।
तो हम इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में 11 मार्च 1942 का समय आ जाता है। कब का? 11 मार्च 1942। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये कौन थे? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। ये उस समय के क्या थे? प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। तो इनके द्वारा जो ब्रिटिश कॉमन सभा थी, कौन? ब्रिटिश कॉमन सभा, ब्रिटिश कॉमन सभा ब्रिटेन की संसद में 2 सदन होते हैं, जिनमें एक लॉर्ड सभा और एक कॉमन सभा होती है। तो इसी कॉमन सभा में विंस्टन चर्चिल ने कहा कि युद्ध कैबिनेट जो 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, उसमें एक ब्रिटेन को भारतीय सहायता की सख्त आवश्यकता थी। तो भारतीय सैनिकों का सहयोग प्राप्त करने और भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड ने, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ब्रिटिश कॉमन सभा में कहा कि हम युद्ध कैबिनेट भारत को स्वतंत्रता देने के लिए और संविधान सभा के निर्माण के लिए, मैं माफी चाहूंगा मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम आगे देखते हैं। जो ब्रिटिश पीएम थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ब्रिटिश कॉमन सभा में कहा कि जो युद्ध कैबिनेट है वो भारत के साथ है, क्या करना चाहती है? भारत को स्वतंत्रता देना चाहती है और इसके लिए एक प्रतिनिधि सभा का संविधान सभा का गठन करना चाहती है। तो इसके लिए एक मिशन भारत भेजा जाएगा, जिसे हम किस नाम जानते हैं? क्रिप्स मिशन के नाम से। कौन आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। और ये किसके नेतृत्व में था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 में भारत आए और इन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत करके एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से। क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से इसको हम जानते हैं। तो क्रिप्स मिशन भारत में आया और एक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक भारतीय नेताओं से बातचीत करके एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और इसी प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि भारत में युद्ध के उपरांत एक सभा का गठन किया, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा युद्ध के उपरांत। युद्ध के उपरांत एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसके माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी और भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और ये संविधान सभा भारत का संविधान का निर्माण करेगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें संविधान सभा की बात कही गई थी युद्ध के उपरांत। तो इसे भारतीय नेताओं ने बिल्कुल नकार दिया और कहा कि युद्ध के उपरांत नहीं, हमें इसके पहले क्यों नहीं। और मुस्लिम लीग ने इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान या फिर अलग राज्य की, मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की बात नहीं थी। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो तो 24 मार्च 1946 को एक मिशन भारत में आता है, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। क्या? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के नाम से इसको हम जानते हैं।
जो कि तत्कालीन भारत मंत्री, क्या, जिन्हें हम भारत सचिव, तत्कालीन भारत सचिव या भारत मंत्री कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनके नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय मिशन भारत आया, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जिसमें जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे ये भारत मंत्री या भारत सचिव थे, और इसके अलावा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे ये थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, व्यापार मंत्री या व्यापार मंडल के अध्यक्ष। और एवी अलेक्जेंडर ये क्या थे? नेवी के मंत्री, नौवयन इनके पास था नौवयन विभाग। ये नौवयन विभाग के मंत्री थे। तो ये क्या थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री थे। तो इसीलिए इस मिशन को क्या बोला गया? कैबिनेट मिशन, क्योंकि ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में ये मिशन भारत आया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे, क्योंकि कोई भी मिशन बिना अध्यक्ष के पूरा नहीं होता। तो इसने अपने 16 मई कब किया? 16 मई 1946। तो इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी जो योजना थी उसको प्रस्तुत किया। जो प्रस्ताव, योजना के प्रस्ताव प्रस्तुत किया इन्होंने, क्या किया? प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी और इसमें क्या क्या बताया गया है, इनके द्वारा क्या क्या भारत के लिए क्या क्या किया गया, भारतीय संविधान सभा के लिए, और भारत में संविधान की परिस्थितियाँ किस तरह से निर्मित होंगी, ये जो चीज़ें इसमें बताई गई, जो मुख्य बातें इसकी, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने रिव्यू दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि कुछ और सुधार करने की ज़रूरत हो तो। और आप कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। या हमने एक प्रयास, निःशुल्क प्रयास आप ही के लिए शुरू किया है, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इस कैबिनेट मिशन की, वो हमें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में हम इनको देखेंगे। थैंक यू।